नमस्कार दोस्तों, आज कक्षा 7 का इतिहास विभाग में सेकंड नंबर चैप्टर है अर्शकालीन और बाद का भारत। टॉपिक शुरू करने से पहले पिछले अध्याय में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विनय पिटक किस से संबंधित है। जो विनय पिटक है बौद्ध ग्रंथ है, उसमें क्या दिया गया है। तो इसका सही आंसर है जो भिक्षु है उनके नियमों का संग्रह बताया गया है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। गुप्त साम्राज्य का ध्वस्त। उसके बाद में थानेश्वर हरियाणा में नए राजवंश की स्थापना प्रभाकर वर्धन ने की। प्रभाकर वर्धन की एक पुत्री थी, उसका नाम राजश्री था। वह दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन गद्दी पे बैठता है 606 ईस्वी में और 647 में इसकी मृत्यु हो जाती है। हर्षवर्धन अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित करता है। हर्षवर्धन प्रारंभ में सूर्य का, फिर शिव का और लास्ट में बौद्ध बन गया था। हर्षवर्धन एक उदार नीति का था। आगे कन्नौज में धर्म सम्मेलन, जो हर्षवर्धन था उसके समय में कन्नौज में एक धर्म सम्मेलन होता है। उसके अध्यक्ष चीनी यात्री ह्वेन सांग रहते हैं। यह सम्मेलन 23 दिन तक चलता है। फिर आता है प्रयाग सभा। जो प्रयाग सभा है वो प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में प्रयाग में करवाता था। प्रयाग में जो छठी सभा हुई थी वो 643 ईस्वी में हुई थी। इन सभाओं में 71 धन, यहाँ तक कि स्वयं के वस्त्र भी अर्श दान में वितरण कर देता था। इसके बाद में अपनी बहन से मांग करके अपना बदन ढकता था। इस सभा का जो नाम कहा गया उसको, ये जो सभा रखते थे उस सभा को मोक्ष परिषद कहा गया। क्या कहा जाता था दोस्तों? मोक्ष परिषद। आगे देखते हैं हर्षकालीन सिक्के एवं मोहरे। हर्ष के समय के सोने के सिक्के प्राप्त हुए, उन पर लेके अर्शदेव चित्र बना हुआ है घुड़सवार का। अर्शदेव नाम अभिलेखों से प्राप्त हुआ तथा बाणभट्ट के अर्शचरित में भी अर्श का नाम मिलता है। इसके साथ ही सोनीपत से एक मोहर प्राप्त हुई है, उसके शीर्ष पर बैल की आकृति बनी हुई है। नालंदा से जो मोहर में एक अभिलेख है जिसमें अर्श को महाराजाधिराज कहा गया है। फिर आता है जयदेव ने गीत गोविंद में कहा कि कालिदास और भास की भांति अर्श भी एक महान कवि था। जो जयदेव की गीत गोविंद है उसमें बताया गया है कि कालिदास और भास की भांति अर्श भी एक महान कवि था। हर्ष के दरबार में हरिदत्त विद्वान रहता था। साथ ही हर्षचरित और कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट भी रहते थे। हर्ष ने जो स्वयं ने रचनाएं की उनमें नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का प्रमुख है। हर्ष की जो लिखित रचनाएं हैं वो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का है। आ गया था हर्षकालीन प्रशासन। हर्ष का प्रशासन निरंकुश था। निरंकुश का मतलब होता है कि राजा ही सर्वोपरि था, जो राजा के नियंत्रण में सब कुछ था। हर्ष के प्रशासन में आगे आ जाता है साम्राज्य। साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांत भुक्तियों में, भुक्तियों को डिवीजन बोलते हैं और भुक्ति विषय में, जिनको जिला बोलते हैं। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। हर्ष के साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। कर 3 प्रकार के थे। भाग, जिसे भूमि कर बोलते हैं, हिरण्य, नगद कर, बलि, अतिरिक्त कर। हर्ष के साम्राज्य में शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। परीक्षण द्वारा अपराध की जांच की जाती थी। हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 से अधिक गांव में दान दिए थे। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके लिए हर्ष ने 100 से अधिक गांव में दान भी दिए थे। ये नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 5वीं सदी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने नालंदा बिहार में की थी, जो अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान का मंदिर बना था। इसमें 8 कॉलेज व 3 बड़े पुस्तकालय थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने की थी। इसमें 8 मुख्य कॉलेज व 3 बड़े पुस्तकालय थे। पुस्तकालय के नाम इस प्रकार है: रतन सागर, रत्नदायी और रतन रंजक। यहाँ 10,000 से अधिक छात्र व 1500 अध्यापक थे। सम्राट हर्ष की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद भारत पुनः छोटे छोटे राज्यों में स्थापित होने लगे। स्वतंत्र शासक 8वीं से 12वीं सदी तक शासन करते रहे। सभी आपस में लड़ते रहे, किंतु किसी विदेशी शासक को सिंधु नदी की इस ओर नहीं बढ़ने दिया। 8वीं से 12वीं सदी का दक्षिणी राजवंश। राष्ट्रकूट वंश नर्मदा नदी के किनारे महाराष्ट्र में। प्रारंभ में राष्ट्रकूट चालुक्यों के अधीन थे। चालुक्यों का राजा 753 ईस्वी में दंती दुर्ग ने। इसके बाद में राष्ट्रकूट वंश के शासक बढ़ते कृष्ण तृतीय, ध्रुव, गोविंद, अमोघवर्ष आदि। सेकंड नंबर पे आता है चालुक्य वंश।
चालुक्य वंश नर्मदा नदी के दक्षिण से कृष्णा नदी तक फैला हुआ है। चालुक्य वंश का शासक बनता है पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। चालुक्य वंश का एक शासक बनता है विक्रमादित्य द्वितीय नाम से। फिर इसके बाद में 753 ईस्वी में राष्ट्रकूटों से पराजित हो जाते हैं चालुक्य। पुनः 953 ईस्वी में राज्य स्थापित कर मध्य हैदराबाद में कल्याणी को राजधानी बनाते हैं। एक बार 753 में राष्ट्रकूटों से पराजित हो जाते हैं। उसके बाद में 953 ईस्वी में पुनः कल्याणी को राजधानी बना करके हैदराबाद में राज्य स्थापित करते हैं। 3 नंबर पर आता पल्लव वंश। दक्षिण भारत का प्राचीन राजवंश था। पल्लव वंश का शासक था महेंद्र वर्मन को चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने पराजित कर दिया था। इसका पुत्र हुआ नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन ने 642 ईस्वी में चालुक्य की राजधानी पर अधिकार कर लिया था। 885 ईस्वी में चोल शासक आदित्य प्रथम ने पल्लव से हराकर राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया। 4 नंबर आता चोल वंश। कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच समुद्र तट तक फैला हुआ है। चोल वंश का 864 ईस्वी में विजयलय चोल शासक बने। ये पल्लवों की अधीनता से मुक्त हो गए। इसका पुत्र हुआ आदित्य। आदित्य ने पल्लव नरेश अपराजित वर्मा को पराजित करके कांची पर अधिकार कर लिया। चोल वंश का प्रतापी शासक हुआ राजेंद्र प्रथम, जो 1012 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। संपूर्ण जो राजेंद्र प्रथम था वह संपूर्ण दक्षिण में राज्य स्थापित करने के बाद में उत्तर भारत की ओर आक्रमण किया। कलिंग और बंगाल को जीता हुआ गंगा नदी तक, जो गंगा तट है वहाँ तक पहुँच गया। फिर गंगेकोंड, जिसका अर्थ गंगा नदी के क्षेत्र में वह विजेता की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम ने जल सेना बना करके बंगाल की खाड़ी और बर्मा पर विजय प्राप्त की। जल सेना बनाने वाला राजेंद्र प्रथम था चोल वंश का। फिर आता है शासन व्यवस्था। दक्षिण भारत में जो शासन था और उसमें राजस्व रूप पर होता था। पल्लव वंश में जो साम्राज्य को बांटा गया था वो इस प्रकार था। राज्य को राष्ट्र के बाद में कोटम, कोटम के बाद में ग्राम। उसी प्रकार चोल वंश में राज्य को बांटा गया था मंडल और नाडु में। नाडु से जैसे आज का तमिलनाडु, इस प्रकार से अलग अलग राज्य बने हुए थे। स्थानीय स्वशासन संस्थाएं कार्य करते थे। चोल वंश में या दक्षिण भारत के जितने भी वंश हुए उनमें स्थानीय स्वशासन संस्थाएं कार्य करती थी। आगे देखते हैं साहित्य एवं कला की उन्नति। तमिल व संस्कृत भाषाओं की उन्नति हुई। राष्ट्रकूटों के समय वल्लभी और कनेरी विश्वविद्यालय थे। कांची विद्या का बड़ा केंद्र था। तमिल भाषा में लिखित कंबन रामायण लोकप्रिय हुई। चालुक्य राजाओं ने हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बनवाए थे, जिनमें वातापी का विरूपाक्ष मंदिर प्रसिद्ध है। जो वातापी का विरूपाक्ष मंदिर है उनका निर्माण चालुक्य राजाओं ने करवाया था। साथ ही तंजौर का वरदेश्वर मंदिर में धातु की बनी नटराज की मूर्ति भी प्रसिद्ध है। चोल शासकों ने राम, सीता, विष्णु की मूर्तियाँ बनाई। जो सीता, राम, विष्णु की मूर्तियाँ वो किसने बनाई? चोल शासकों ने। जो वरदेश्वर का मंदिर है उसमें देव चित्र का जो चित्रकला है वो सबसे प्रसिद्ध है। अब आते उत्तर भारत के राजवंश। उत्तर भारत के राजवंशों में सबसे पहला आता है प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश में 840 ईस्वी में शक्तिशाली शासक बना मीरभोज, जो 50 वर्ष तक शासन किया। सेकंड नंबर पर आता है गैडवाल वंश। गैडवाल वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रदेव थे। उन्होंने प्रतिहारों को हरा करके, जो प्रतिहार थे उनको हरा करके उनकी राजधानी कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। गढ़वाल वंश का जो अंतिम शासक था वह था जयचंद। 1170 में शासक बना और गौर वंश के मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया और गढ़वाल वंश की जो सत्ता थी उसको समाप्त कर दिया। 3 नंबर पे आता चौहान वंश। अजमेर और सांबर के भूभाग पर चौहान वंश का उदय हुआ। प्रतापी शासक का पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय ने 1182 ईस्वी में चंदेल शासक परमाल को पराजित किया एवं 1191 में जो अफगानिस्तान से आया था मोहम्मद गौरी, उसको तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया। लेकिन तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ उसमें स्वयं पराजित हो गए। 4 नंबर पे आता है गुहिल वंश। सिक्कों के आधार पर प्रथम शासक गुहिल थे। प्राक्रमिक शासक हुआ बप्पा रावल। बप्पा रावल ने नागवट प्रथम आदि शासकों का संघ बनाकर सिंध को अरब आक्रमणकारियों से स्वतंत्र किया। आगे चलकर ये वंश सिसोदिया वंश कहलाए। सिसोदिया वंश में राणा हमीर, छेतर सिंह, राणा मोकल, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप एवं राणा
राज सिंह प्रतापी शासक हुए। इसके साथ उत्तर भारत में चंदेल वंश भी था। चंदेल वंश का जो शासक था वो उसका नाम था परमार्दी देव। परमार्दी देव के वीर सामंत थे आला और उदल। परमार वंश का प्रतापी शासक राजा भोज था। सोलंकी वंश के समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर लूटा व तोड़ा था। जो सोलंकी वंश था गुजरात का, उसके समय जो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को आक्रमण कर लूटा था। आपको कमेंट करके बताना है कि सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने कितनी ईस्वी में लूटा था, यानी कि उस सन का नाम बताना है कि 1010, 20, 25 कितना था। आगे आता पाल वंश के काल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। सेन वंश के काल में गीत गोविंद रचयिता जयदेव उनके दरबारी थे। ये जयदेव था वो सेन वंश के दरबार में रहता था। फिर आता संस्कृत भाषा के ग्रंथ। पहला शिशुपाल वध, रचयिता कवि माघ, किराता जूर्नियम 12वीं, राजतरंगिणी कल्लण, गीत गोविंद जयदेव। फिर आता स्थापत्य। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर का निर्माण हुआ। कोरनाक जो उड़ीसा में है वहाँ का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर तथा ग्वालियर, चित्तौड़, रणथंभौर के दुर्ग, आबू पर्वत व देलवाड़ा में सफेद संगमरमर के मंदिर बनाए गए। चैप्टर समाप्त हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर। 1 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट अर्श के दरबार में विद्वान बाणभट्ट की रचनाएं हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है हर्षचरित व रत्नावली, बी ऑप्शन में हर्षचरित, सी ऑप्शन में कादम्बरी और डी ऑप्शन में बी व सी दोनों, यानी कि हर्षचरित व कादम्बरी। तो सही आंसर होगा डी ऑप्शन। सेकंड नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय में जो रतन सागर, रत्नादाई व रतन रंजक थे वो क्या थे? मंदिर थे, पुस्तकालय, कॉलेज, महल। तो सही आंसर होगा पुस्तकालय। और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, धातु की बनी नटराज की मूर्ति किस मंदिर में है? वरदेश्वर, विरूपाक्ष मंदिर, जयदेश मंदिर और राजेश मंदिर। तो इसका सही आंसर होगा वरदेश्वर मंदिर। दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब आपको पिछले टॉपिक में आपसे क्वेश्चन ये है कि तिब्बती लामा धर्म की नींव किसने रखी? आपको कमेंट करके बताना है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।